ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। मैथ्स में आज का आपका टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रल का फर्स्ट पार्ट। तो डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में आज हमें पढ़ना है। इससे पहले मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रल के सभी रूल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में जो है बताया गया है। तो उस समय मैंने बताया था आपको कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रल के रूल्स हैं या फॉर्मूले हैं वो सभी यूज होते हैं डेफिनिट इंटीग्रल में भी। केवल डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब है कि आप एक निश्चित समाकलन कर रहे हैं। जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होगा वो एक निश्चित अंतराल पर होगा कि कहाँ से कहाँ तक। मान लो 1 से 2 है, 2 से 3 है, तो उसको हम डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। बाकी आपके रूल्स वैसे ही होते हैं, इसमें कुछ और रूल्स आएंगे जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जो डेफिनिट इंटीग्रल होता है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल हम कहते हैं कि लेट f(x) be the function of x which is bounded by bounded closed interval ab and another function phi x इस तरीके से होगा सच दैट कि जो आपका phi डैश x है वो f(x) के इक्वल होगा। अर्थात हम कहना चाहते हैं कि एक f(x) आपका फंक्शन है जो आपका बाउंडेड है a और b, मतलब कहने का इसकी जो लिमिट है वो a से b तक है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यदि a to b, ये आपका डेफिनिट इंटीग्रल होता है a to b f(x) dx। अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा, इसका phi x आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे phi x लिखूँगा और प्लस क्या लिखूँगा c। अब दरअसल आपके पास क्या है, लिमिट है। यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए लिमिट लगी होती है। तो लिमिट आपकी a और b, इसको मैं लोअर लिमिट कहता हूँ और ये मैं कहता हूँ अपर लिमिट। ये नीचे वाली आपकी लोअर लिमिट होती है और ऊपर वाली अपर लिमिट होती है। यहाँ पे phi x आपका फंक्शन ऑफ x है, तो जब भी हम इसमें इस लिमिट को पुट करते हैं तो रूल्स होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ध्यान दें, अपर लिमिट क्या है आपकी b है और लोअर लिमिट क्या है आपकी a है। तो हम x के स्थान पे इन प्लेस ऑफ x वी पुट द अपर लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो phi b, x की जगह पे हमने b पुट कर दिया और प्लस c एंड माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा phi a और माइनस लगेगा तो माइनस का c हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि phi b माइनस phi a। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पर लिमिट वेरी कर रही है a से b। तो निश्चित एक वैल्यू है कि यहाँ से यहाँ तक ही सॉल्व करना है, उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आपका नहीं मिलेगा। तो इसकी वैल्यू आपकी आती है a to b, कोई भी आपने इंटीग्रेशन लिया a to b f(x) dx, तो इसकी वैल्यू आएगी phi b माइनस phi a। phi मीन्स phi x आपका कोई इंटीग्रेशन है इसका f(x) का इंटीग्रेशन, क्योंकि phi डैश x f(x) है, इसका डेरिवेटिव f(x) है, तो f(x) का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, phi x हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, ये आपका फॉर्मूला हो गया, या हम कह सकते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ये आपका डेफिनिट इंटीग्रल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिमिट रखना पड़ता है, तो लिमिट
कैसे रखते हैं वो हमने बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कहाँ पर रखते हैं? वेरिएबल पर रखते हैं, कांस्टेंट पे नहीं रखते हैं। वेरिएबल के स्थान पर हम क्या रखेंगे? अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। इसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई क्वेश्चन लेकर के आपको दिखाते हैं, ये आप इसका फार्मूला नोट करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैं यदि लेता हूँ कि लिमिट 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब मैंने लिमिट यहाँ पे लगाई है 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो अब sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भाई जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। कैसे करते हैं? sin स्क्वायर को हम हमेशा जो है cos 2x में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि sin स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि sin स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 माइनस cos 2x/2 ये sin स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, हमें sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस cos 2x/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 माइनस cos 2x dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे, दो पार्ट हैं इसमें। तो 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x है, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 2x हो जाएगा। और लेकिन 2x है, उसको हमने बताया है कैसे करना है। तो आप डायरेक्ट आप इधर ये लिमिट लगा देंगे बाद में। x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, और माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x। तो sin 2x और 2x का फिर करेंगे t मान करके, तो डिवाइड बाई 2 आता है। इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है, ये मल्टीपल जो होता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है। इसलिए आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी। अब आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 डिवाइड बाई 2, माइनस लोअर लिमिट 0, फिर माइनस साइन 0/2। ध्यान देंगे 1/2 साइन पाई, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू जो मान 0 की वैल्यू होती है वही पाई की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन पाई भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका π/2 -0 साइन 0 0, अर्थात सब 0 हो जाएंगी। तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू π/2, दिस इज कॉल्ड π/4। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है आपका, जिसमें हम लिमिट कैसे रखते हैं वो हमने देखा। यह हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ, जो कि आप जानते हैं, मैंने ले लिया 0 से 3 और x² dx। अब x² का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, लिमिट कैसे पुट करना है वो देखना है। तो x² का इंटीग्रेशन होता है x³ 3 n+1/n+1 2 + 1 3/2 + 1 3। और इसमें जो लिमिट आएगी वो 0 से कितनी आएगी? 3 आएगी। तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। मैंने बताया था वेरिएबल में लिमिट पुट करना है। अपर लिमिट कितनी है? 3 की पावर 3, लोअर लिमिट 0 की पावर 3। तो 0 की पावर 3 0 हो जाएगा। तो 1/3 3 3 जा 27, और 3 की पावर 3 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम हो जाएगा। तो 27 और -0, और 27 से 3 कट जाएगा तो 9 3 या 27। तो आंसर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो आपको कैसे लिमिट को रखना है ये ध्यान देना है। अब बात आती है
कि कभी कभी आपको इसके आगे वाला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशंस मेथड, जैसे आपने इनडेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, सेम सब्स्टिट्यूशंस यहाँ भी है, लेकिन उस सब्स्टिट्यूशन में और इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें लिमिट होती है। तो लिमिट को भी हमें उसी सब्स्टिट्यूशंस जो मानते हैं उसी के अकॉर्डिंग लिमिट को भी चेंज करना होता है। वो कैसे चेंज होता है हम बताते हैं, पहले आप इसको नोट करिए। तो ये तो हमने बताया आपको कैसे लिमिट को उस वैल्यू पे पुट करना है। हमेशा एक फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सब्स्टिट्यूशन ये होता है सब्स्टिट्यूशंस मेथड। अच्छा भाई, सब्स्टिट्यूशंस मेथड में हम बता चुके हैं आपको। मैं एक क्वेश्चन लेकर के आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है आपका उसको मैं लेता हूँ लिमिट 0 से π/2 dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। तो 0 से π/2 लिमिट a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, यहाँ पर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। और इस तरह का इंटीग्रेशन मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल में बताया हुआ था कि इनडेफिनेट में जब भी आपको स्क्वायर मिलता है तो क्या करते हैं, पहला मेथड होता है इसमें कॉस स्क्वायर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। प्रोसेस पूरा वही रहेगा, केवल यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए लिमिट लगी होगी। ये लिमिट सॉल्व करती है कि ये इंटीग्रल डेफिनेट है, और यदि लिमिट नहीं लगी तो ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इनडेफिनेट है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस स्क्वायर के तो कॉमन लीजिए या कॉस स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। तो लिख सकते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स वी गेट। तो ध्यान देते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस स्क्वायर का डिवाइड करना है हमें ऊपर न्यूमरेटर में, मतलब 1/√2
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, यहाँ पे भी हमें डिवाइड करना है तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ख़त्म और ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स पहुँच जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है। तो 1/cos स्क्वायर आप जानते हैं क्या होगा? 1/cos स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब मैंने आपको बताया था इसमें टेन एक्स को टी मानेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या रखा हुआ है? सेक स्क्वायर एक्स रखा हुआ है। तो टी इज इक्वल टू टेन एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एक मेन बात आती है कि मैंने इस पूरे डी एक्स मतलब एक्स वेरिएबल को टी वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। ये मैंने इनडेफिनेट में भी बताया था। तो नया क्या है डेफिनेट में? नया ये है कि ये जो लिमिट दी गई है वो किसके लिए दी गई है? एक्स के लिए। समझिएगा, ये जो लिमिट दी गई है वो किसके लिए है? एक्स वेरिएबल के लिए। अब मैंने चूंकि वेरिएबल चेंज कर दिया है, टी बना लिया है, तो जब मैं वेरिएबल टी बना लूँगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर वाला हो जाएगा टी टी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे टी। तो चाहे तो आप बी को भी ले सकते हैं। यहाँ पे यदि मैं बी को भी पुट कर लूँगा तो बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बी टेन एक्स, तो बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बना रहेगा। तो चाहूँगा तो मैं ये डी टी बाई बी दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अर्थात ये 1/b और आ जाएगा। तो यहाँ से b हमारा ख़त्म हो जाएगा, सीधे सीधे टी स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? हमने इसलिए कर दिया इसको चूँकि b की बाद में समस्या ना हो, वो एक मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा, तो फिर 1/b वैसे भी आना है। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में मल्टीपल है तो वो डिवाइड में जाता है और डिफरेंशिएशन में जो मल्टीपल होता है वो प्रोडक्ट में जाता है, मल्टीप्लाई में आता है। तो इसलिए यहाँ पर 1/b आ जाएगा और ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है? इसकी लिमिट की। अच्छा, इसकी लिमिट क्या होगी? तो लिमिट क्योंकि t है तो यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, इसमें ये विशेष ध्यान देना है आपको। हर क्वेश्चन में इस तरीके की आवश्यकता पड़ती है। तो ज़रा देखिए, हमें x की वैल्यू अपर लिमिट कितनी है? π/2। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि इफ़ x इज इक्वल टू π/2 तो t इज इक्वल टू बी टेन कितना है भाई? x। तो t इज इक्वल टू बी टेन, x की वैल्यू पुट कर दीजिए π/2। 1090 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब x की वैल्यू यदि π/2 है तो t की वैल्यू कितनी हुई? t की वैल्यू हुई इन्फिनिटी। अपर लिमिट आ गई। अच्छा, लोअर लिमिट, इफ़ मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ लोअर लिमिट क्या है इधर आपकी? 0। तो अब लोअर लिमिट में इफ़ x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू कितना होगा? चूँकि t इज इक्वल टू बी टेन एक्स है तो बी टेन एक्स। अब tan 0 क्या होता है भाई? tan 0 0 होता है। तो t इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा x की जगह 0, तो t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब जब लोअर लिमिट x की 0 है तो t की भी 0 है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। ये इस बात को ज़रूर एक बार फिर से देख लेते हैं। अपर लिमिट हमारी कितनी है? x की वैल्यू। अपर लिमिट किसके लिए है? x के लिए। कितनी है? π/2। तो जो मैंने माना हुआ है उसमें मैंने यहाँ पर x का मान π/2 है, तो t का मान क्या होगा? तो t का मान बी टेन एक्स में x की जगह π/2 रख दिया और 1090 इन्फिनिटी होता तो t की वैल्यू आ गई आपकी इन्फिनिटी। और t की वैल्यू इन्फिनिटी कब है? जब x की वैल्यू π/2। मतलब अपर लिमिट आपको t के लिए क्या मिला? इन्फिनिटी मिला। तो t के लिए अपर लिमिट मैंने इन्फिनिटी रख दिया। लोअर लिमिट में आएंगे, इफ़ x का मान यदि 0 है तो t का मान कितना हो जाएगा? बी टेन 0, अर्थात tan 0 0 होता है, t का मान 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट उसकी 0 ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते हमें क्या करना है? लिमिट चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस। जैसे ही लिमिट चेंज हो गई इसके बाद हमें कोई दिक्कत है नहीं है। 1/b अब मैं जानता हूँ 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/, में है तो सीधे 10 में जाता है इनवर्स, अर्थात 1/a ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स और t/x/a, तो t/a। और इसमें लिमिट है तो मैं इस लिमिट को लिख दूंगा 0 से इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा,
0 से इन्फिनिटी आ गया तो 1/b इंटू 1/a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। अपर लिमिट क्या फार्मूला होता है? अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो t के स्थान पर रखेंगे, तो tan इनवर्स क्या हो गया? इन्फिनिटी माइनस, और tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 0 समथिंग, 0/a=0। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हम जानते हैं क्या होता है? 1/ab। tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2 और 0 होता है 0। तो ये फाइनली वैल्यू आई π/2ab। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड से कैसे करते हैं उसको आपने देखा, इसको नोट करेंगे। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इसकी वैल्यू आती है आपकी π/2ab। तो a और b दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, क्योंकि π/2ab आ रहा है, और यदि यहाँ पे a भी 0 के बराबर हो गया, नॉट इक्वल 0 कह सकते हैं या ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं। तो अब ये एक इंटीग्रेशन है, इसमें एक पॉइंट है, या हम कह सकते हैं कि इसको और आगे एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। तो और आगे एक्सटेंड करके हम इसमें एक वैल्यू और बताएंगे। तो ये तो आपने लगा लिया कि इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन ये हो गया बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। अब मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू a एंड विद रिस्पेक्ट टू b। तो यहाँ पे लिखना चाहता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू a v गेट। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू a के रेस्पेक्ट में। तो a के रेस्पेक्ट में जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो जब ये अंदर जाएगा तो पार्शियली हो जाता है। जब भी कोई डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो पार्शियली हो जाएगा। तो a के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। ये इससे कोई मतलब नहीं, 0 से क्या हो जाएगा? π/2 आ जाएगा। और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो अंश बटे हर, अर्थात इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, पावर -1 हो जाता है। तो पावर -1 का माइनस आएगा तो माइनस, और पावर -2 जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ये। और इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आएगा 2a cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x क्या है? ये एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो अपॉन में आ जाएगा कितना? a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का होल ऑफ स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू बोथ साइड, दोनों तरफ करना है।
तो यहाँ पे भी 1/a का -1/a² होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई टू बी इंटू ऊपर ए इनवर्स जाएगा, a⁻⁻1 का करेंगे यदि हम, तो -1 और a⁻⁻2 आएगा, अर्थात -1/a² आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2a को उधर भेज दीजिए, तो जब 2a उधर जाएगा तो आ जाएगा लिमिट 0 से π/2 cos² x dx भी रहेगा अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, जब 2a इधर जाएगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो π/4 ab और इंटू 1 कितना है आपका a², इतना बचेगा। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लें, तो मैं दोबारा से करूँगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू b बोथ साइड, वी गेट, तो दोनों पक्षों में जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आप देखिएगा b के लिए भी वही आएगा, क्योंकि ये वाला डिफरेंशिएट होगा तो 2b आना वही है, माइनस का हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रहेगा, तो 2b sin² x आ जाएगा अपॉन नीचे क्या जाएगा a² cos² x प्लस b² sin² x का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू π/, अब b के रेस्पेक्ट में करना है तो 2a इधर आ जाएगा, माइनस का 1/b² हो जाएगा, तो 1/b² इधर आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही ये कैंसिल आउट होगा तो आपका ये 2b भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 0 से π/2, यहाँ पे आएगा sin² x dx डिवाइड बाई a² cos² x प्लस b² sin² x का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो 2b उधर जाएगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा π/4 ab³ इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट डाला था, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ज़रा गौर से देखेंगे, इसमें एक आइडेंटिटी या एक इसका डायरेक्ट आपको कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप कैसे करेंगे, तो एडिंग सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो अब हम दोनों को ऐड करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, LHS में ऐड करेंगे तो ऊपर sin² प्लस cos² हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा लिमिट 0 से π/2 sin² x प्लस cos² x dx अपॉन यह आ जाएगा आपका a² cos² x प्लस b² sin² x का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू π/, यहाँ पे ऐड करेंगे तो π/a³ कह सकते हैं इसको, तो 4a³ प्लस π/4ab³ आ जाएगा। ये आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी फर्स्ट होती है, इसकी वैल्यू 1 आती है, तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा लिमिट 0 से π/2 dx बाई a² cos² x प्लस b² sin² x का होल ऑफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा आएगी π/4ab, बाहर निकाल लो, 1/a² प्लस 1/b², इसको ध्यान देंगे, ये आप डायरेक्ट ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, इसकी करने की आवश्यकता नहीं है, इतना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपको इसको थोड़ा सा देखना है कि इसका यदि होल स्क्वायर हो जाता है तो वैल्यू क्या आती है, और यदि होल स्क्वायर नहीं होता है तो वैल्यू क्या आती है, होल स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलती है उसको आपको देखना है।
हाँ आ गई, नहीं आई, हाँ तो गई। थोड़ा गर्मी बहुत लग रही है। तो इसी तरीके से हम एक दूसरा क्वेश्चन और लेके बता सकते हैं कि जैसे लिमिट 0 से आपका π/2 है और ये sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x ये दिया हुआ है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी सब्सटीट्यूशंस लगाना है। सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन sin x लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे t इज इक्वल टू मान लेंगे कि t इज इक्वल टू कितना है, cos x। अब t इज इक्वल टू cos x है तो डिफरेंशिएशन इसका dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस sin x और dx। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस sin x तो माइनस dt, माइनस बाहर आ जाएगा dt अपॉन 1 प्लस कितना हो गया t स्क्वायर। वेरी सिंपल। बट अब लिमिट की प्रॉब्लम आएगी, तो लिमिट का क्या करेंगे, एक बार फिर से देखिए यही प्रोसेस जो मैंने लिमिट के लिए पहले बताया था। क्या अब ये लिमिट मुझे t के लिए चाहिए, अभी तक लिमिट ये किसके लिए है, x के लिए है। तो x की लिमिट कितनी है पर बताइए, x की इज इक्वल टू कितना है, π/2 है, तो t इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि t की वैल्यू है कितनी, cos x, तो cos π/2 और cos π/2 का मान cos 90 कितना होता है, cos 90 sin 91 होता है, तो cos 90 0 होता है, तो cos 90 आपका 0 हो जाएगा। अर्थात t की वैल्यू अपर लिमिट कितनी मिल जाएगी आपको, 0 मिल जाएगी। तो लोअर लिमिट पे आ जाइए। अब यदि x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 है तो t बराबर cos 0, x की वैल्यू 0 रख दी, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो लोअर लिमिट कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसका फार्मूला मुझे पता है, क्या फार्मूला होता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स t होता है। तो ये tan इनवर्स t यहाँ पे हम लिख देंगे tan इनवर्स t और 0। लोअर लिमिट इसकी 1 है, अपर लिमिट इसकी 0 है। तो माइनस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है, 0, तो tan इनवर्स 0 और माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 0 होती है, तो माइनस 0 हो जाएगी। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है आपकी π/4, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू आ जाएगी π/4, या हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू π/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जनरल आप सब्सटीट्यूट करके इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो हमने जो है डेफिनेट इंटीग्रल की चर्चा आपसे की,
तो डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट का ही रोल होता है, और इसमें लिमिट कैसे रखते हैं, जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट को हमें कैसे रखना होता है, इसके बारे में चर्चा हो गई। अब जो डेफिनेट इंटीग्रल का मेन पार्ट होता है वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो मेन जो डेफिनेट इंटीग्रल चलता है वो उसमें अपनी प्रॉपर्टी से चलता है, क्योंकि प्रॉपर्टी से उस इंटीग्रेशन को बहुत शॉर्ट में सॉल्व किया जा सकता है। तो इसलिए हम उस प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि मैं किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ f(x) dx, लिमिट आपकी है a टू b, तो इसका वेरिएबल यदि मैं चेंज करता हूँ तो कोई इफेक्ट इस इंटीग्रेशन के आंसर में नहीं आएगा, अर्थात वही रहेगा a टू b ft dt ऑल्सो। मैंने x की जगह पे t रख दिया तो कोई लिमिट भी कोई चेंज नहीं होगी, पूरा का पूरा चेंज हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं, विदाउट प्रतिस्थापन, विदाउट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल चेंज नहीं करना, फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन चेंज होना चाहिए। जैसे साइन है, साइन x है तो साइन t कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर इसका LHS प्रूफ ऑफ दिस, तो LHS है a टू b f(x) dx, दिस इज इक्वल टू, अब f(x) का सपोज इंटीग्रेशन φx में आता है तो मैं इसका इंटीग्रेशन ले लेता हूँ कि φx आया, तो लिमिट कितनी है a टू b। अब जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट कितना आएगा φb माइनस लोअर लिमिट कितना आएगा φa। तो ये LHS की वैल्यू क्या आई, φb माइनस φa आई, तो मैं RHS भी लेता हूँ, तो RHS में a टू b ft dt ही है, और ft का भी इंटीग्रेशन φt आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने लिया है φt है, तो यहाँ पे आपका a टू b लिमिट, अपर लिमिट क्या आएगा t की जगह b, और लोअर लिमिट क्या आएगा t की जगह a, तो सेम वैल्यू आई। LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जो है किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन को। बाकी आप इनडेफिनेट में ये प्रॉपर्टी नहीं लग सकती है, डेफिनेट की प्रॉपर्टी हैं सभी ये। तो इसका जैसे मैं एक तो क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे लिमिट 0 से क्या है π/2 है, और बहुत सिंपल sin x dx, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, अपने आप चेंज कर लिया, 0 से क्या π/2 sin t dt चेंज कर लिया, कोई फ़र्क पड़ा? क्यों? क्योंकि जितना इंटीग्रेशन की जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी ही वैल्यू इसकी भी आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, sin t का माइनस कॉस टी, और ये 0 से क्या जाएगा π/2, तो π/2 माइनस आप बाहर निकाल लें, अपर लिमिट cos π/2 माइनस लोअर लिमिट, फार्मूला होता है ये, लोअर लिमिट आपकी आएगी 0, तो cos 90 क्या होता है, cos 90 0, cos 0 1, तो आप माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आती है, और इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x आएगा, और लिमिट cos x में रखना है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि हम उस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से आपको देखना है, इसका यूज आगे कुछ बड़े क्वेश्चंस में होता है, जहाँ भी हमें आवश्यकता होती है तो हम उस पूरे की पूरी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। इसे हम प्रॉपर्टी फर्स्ट कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, नोट करेंगे इसको। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी,
देखिए दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस आता है और मैंने लिमिट को चेंज कर लिया एफ एक्स डी एक्स। क्या फ़र्क है इसमें? इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी कहती है कि यदि मैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है और मुझे लिमिट को चेंज करना है, मेरी इच्छा है कि मैं ऊपर वाले को नीचे ले आऊँ, नीचे वाले को ऊपर ले जाऊँ, तो जैसे ही मैंने ये चीज़ किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक माइनस साइन निकल के आ जाता है। तो ये जो माइनस साइन निकल के आता है तब ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी हमें लिमिट को आपस में इंटरचेंज करना है कर सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव साइन लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका भी मैं प्रूफ देखता हूँ, LHS प्रूफ ऑफ दिस। LHS लेंगे हम। LHS क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो मैंने आपको बताया कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने किया तो फाई एक्स आया और लिमिट हमारे पास क्या है ए टू बी, तो अपर लिमिट क्या आएगी फाई बी माइनस फाई ए आ गया। तो सेम आपका RHS के लिए भी देखना है। तो RHS में है माइनस ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने बताया माइनस लगा रहेगा, फाई एक्स आया, लोअर अपर लिमिट कितनी है, सॉरी इसमें लिमिट चेंज है, लिमिट कितनी है बी टू ए है, ध्यान देंगे क्योंकि लिमिट चेंज है। यहाँ पे बी टू ए, अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट आपकी बी है, तो माइनस अपर लिमिट फाई ऑफ ए माइनस लोअर लिमिट फाई ऑफ बी, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फाई बी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और फाई ए आपका नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी दोनों इक्वल होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल माइनस साइन निकल करके आता है तो हम लिमिट चेंज कर सकते हैं। नोट करेंगे इसको। तो इसके बाद प्रॉपर्टी थर्ड, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये हमने ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स इंटीग्रेशन लिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स हमने स्प्लिट कर दिया इसको या वेरी कर दिया। वेरीज ए और बी के बीच में एक वैल्यू सी आती है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी इज लाइज बिटवीन ए टू बी। सी आपकी जो है वो ए और बी के बीच में होगी कोई वैल्यू, इसी दोनों लिमिट के बीच में कोई वैल्यू सी आती है। तो सी किस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट होती है, यहाँ पे ए से सी हो जाएगा और सी से बी हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि कैसे जो है ये आती है, और इसका जनरलाइजेशन मेथड, जनरलाइज्ड होती है प्रॉपर्टी, जनरलाइज्ड होकर के हम सी की जगह पे C1 C2 C3 और भी बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि इफ़ यदि A इज लेस देन C1 इज लेस देन C2 इज लेस देन C3 डॉट डॉट इज लेस देन Cn और इज लेस देन B। अब मैं कहता हूं कि यदि ये आता है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यही प्रॉपर्टी आपकी इस तरीके से चेंज हो जाएगी, A टू C1 प्लस C1 से C2 प्लस C2 से C3
प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में Cn तक जाएगा और Cn से B तक लास्ट पहुँचेगा। यहाँ पे आपका वही fx dx और fx dx। Cn चूँकि लास्ट है तो Cn से B तक जाएगा अंत में। तो ये जनरलाइज हो जाती है, मतलब बीच में जितने भी टर्म्स आए लेकिन रहें कहाँ पे, उसके बीच में ही रहें और इधर उधर नहीं होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए, B से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, B से कम होना चाहिए, A से कम नहीं होना चाहिए, A से ज़्यादा होना चाहिए। अर्थात इसके बीच में जो भी टर्म्स आते हैं तो हम इस तरीके से उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी थर्ड कहलाती है। इसको हम यदि प्रूव करेंगे तो वही LHS लेकर के RHS लेकर के देखेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी जैसे कि हमने इससे पहले किया हुआ था। लेकिन इसका उपयोग कहाँ पे होता है, थर्ड प्रॉपर्टी की जो मीनिंग मतलब इसका जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, तो इसका मोस्टली यूज जो होता है वो मॉडुलस के इंटीग्रेशन में होता है। मैं किसी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूँ या किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूँ, इसका जो यूज है, इसका यूज ज़्यादातर आपको मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने में या आपको जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन जो होता है उसको इंटीग्रेट करने में होता है। और नेक्स्ट आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स या फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स तो इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स या फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स या फ्रैक्शनल फंक्शन। तो ये जो फ्रैक्शनल फंक्शन होता है हमने बताया था इस तरीके से कर्ल ब्रैकेट में होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होता है और मॉडुलस फंक्शन ये होता है। तो अब हम देखते हैं कि इस टाइप के फंक्शंस को ब्रेक करने में या उसको इंटीग्रेट करने में इस थर्ड प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी यदि नहीं होती तो हो सकता है इनका इंटीग्रेशन नहीं निकल पाता। तो कैसे होता है देखते हैं, एक आध क्वेश्चन लेकर के हम सॉल्व करते हैं, फिर हम जो है इस प्रॉपर्टी का मीनिंग समझेंगे कि क्या मतलब होता है। इसको नोट कर लें। देखिए सबसे पहले हम मॉडुलस को लेके चलते हैं कि मैंने कोई इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए 0 से आपका 3 है और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx। तो अब मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की दो वैल्यूज हो सकती हैं। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, एक तो आएगा x माइनस 2 और एक आएगा माइनस x माइनस 2। अब x माइनस 2 कब आएगा, जब x क्या होगा ग्रेटर इज इक्वल टू 2 होगा, और माइनस का कब आएगा, जब लेस देन 2 होगा। समझ रहे हैं। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2 पर ब्रेक हो रही है, मतलब ये जो फंक्शन है वो 2 पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो 2 पर ब्रेक हो रहा है ये। तो ये जो फंक्शन 2 पर ब्रेक होता है तो 2 पर हमें इसकी लिमिट को ब्रेक करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 इज ग्रेटर दैन या 0 इज लेस दैन 2 इज लेस दैन 3। तो 2 हमारा जो पॉइंट है वो 0 और 3 के बीच में पड़ रहा है। तो मैं बाई प्रॉपर्टी 3 0 से 3 क्या आएगा, 0 से 3 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx विच इज रिप्रेजेंट बाई लिमिट 0 से 2 और प्लस लिमिट 2 से 3। ये आपने स्प्लिट कर दी, आपने इस 0 से 3 लिमिट को एक पॉइंट पे 2 पॉइंट को बीच में वेरी कराया, 0 से 2 गया और 2 से कितना गया, 3 गया। अब बात आती है फंक्शन की, तो 0 से 2 मतलब 0 से ज़्यादा और 2 से कम, 2 से कम में फंक्शन कितना है। जब 2 से x की वैल्यू कम होगी तो फंक्शन कितना है, माइनस ऑफ x माइनस 2 dx हो जाएगा, और जब 2 से ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के लिए प्लस ऑफ x माइनस 2 dx हो जाएगा। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस बाहर निकालना चाहे निकाल लें, तो माइनस बाहर निकलेगा, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से
2 और प्लस यहाँ पे भी x का इंटीग्रेशन x² 2 और -2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस लगा रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यू नो। तो अपर लिमिट कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 बाई कितना आएगा 2, माइनस अपर लिमिट रखेंगे 2, 2 जा कितना आएगा 4, 0 रखेंगे तो माइनस का 0 ही कर देते हैं, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0, और प्लस इधर आएगा अपर लिमिट 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 माइनस 2, 3 जा कितना हो जाएगा 6, फिर लोअर लिमिट कितनी है 2, तो माइनस का लोअर लिमिट माइनस आया 2 का स्क्वायर 4, 4/2, फिर माइनस माइनस प्लस 2, 2 जा 4, माइनस का लोअर लिमिट फार्मूला होता है, तो इसमें हम यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे 2, 2 जा 4, तो यह जाएगा माइनस का 2 प्लस का 4, इधर भी प्लस 9/2 और 2, 2 जा 4, -6 -2 प्लस कितना 4। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 और -6, ये माइनस के हैं, तो माइनस का 2 4 और 6 6 4 कितना हो जाएगा 10, और प्लस का कितना आ जाएगा 8, मतलब माइनस का 2 बचेगा, तो 9/2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, हमारा आएगा 9/2 और माइनस का कितना बचेगा 2, चूँकि माइनस के 10 है प्लस का 8 है, तो अपॉन 1 करके इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 2, तो 9 माइनस 2, 2 जा 4, अर्थात 9 में 4 जाएंगे कितने आएंगे 5/2, तो ये आपका 5/2 आंसर आएगा। ये करेक्ट आंसर होगा जब भी इस फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन के फॉर्म में यदि आपका कोई इंटीग्रेशन है, तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी थर्ड का ही यूज होता है, तो ये एक मॉडुलस फंक्शन के अकॉर्डिंग था, इसको आप नोट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जो है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपने यहाँ पे लिखा लिमिट 0 से 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू डी एक्स। तो लिमिट आपकी 0 से 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप जानते हैं कि ये जो आपका होता है वो कैसी वैल्यू देता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है वो उस इंटीजर जो ये x है, x या x से कम होती है। तो यहाँ पर हम जब भी देखेंगे 0 से 2 है और इसकी वैल्यू आती है 0, 1, 2 इंटीजर, तो हम इसको पूरा का पूरा इंटीजर में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब इन इंटीजर के फॉर्म में इसको हम ब्रेकआउट करेंगे। तो हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं लिमिट 0 से 1 और प्लस 1 to 2, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और 1 आपका देख रहे हैं कि 0 और 2 के बीच में है बाई प्रॉपर्टी 3। तो ये बाई प्रॉपर्टी 3 आपका। अब समस्या ये आती है कि आप जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 है तो इसमें जो लोअर वैल्यू ली जाती है, तो हम देखते हैं कि 0 और 1 में इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू आती है कितनी 0 इंटू डी एक्स, और यहाँ पे 1 से 2 है तो लोअर कितनी लिमिट है 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू डी एक्स। इस बात को ध्यान देंगे तभी इसका इंटीग्रेशन निकल पाएगा, क्योंकि x ये इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस और इज इक्वल टू एक्स। मतलब x या x से क्या होती है छोटी होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो छोटे में हम इसमें लेते हैं कितना 0 और इसमें कितना लेंगे 1, तो 1 dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 0 का 0 हो जाएगा और 1 को हम जानते हैं इंटीग्रेशन x आता है इसका, और लिमिट 1 to 2 हो जाएगी। तो अपर लिमिट कितनी है 2 और माइनस लोअर लिमिट कितनी है 1, और 2 में 1 जाएगा
1। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे आपको करना है, इंटीजर में ब्रेक करना है। कभी कभी इसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर वाले के लिए हम अलग से बताएंगे। उसको हम लिमिट के इस तरीके से लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि उसकी स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अभी आप इसको देखेंगे, फिर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का। देखिए भाई, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, ये कर्व ब्रैकेट में जो लिखा होता है उससे हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहते हैं। और इसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू होती है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन लिया कि लिमिट 0 से 2 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। लिमिट 0 से 2 है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। तो पहले तो हम वैल्यू रखेंगे लिमिट 0 से 2 और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, एक x है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। चाहे तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो 0 से 2 x dx हो जाएगा और माइनस लिमिट 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx हो जाएगा। तो अब ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम इसको बता चुके हैं, इससे पहले हमने बताया है कैसे करना है। तो इसको लिमिट को हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा विद इन इंटीजर। तो इंटीजर 0 से ज़्यादा इंटीजर कौन, 0 से बड़ा इंटीजर 1 ही होता है, अर्थात 0 और 2 के बीच में केवल एक ही इंटीजर आएगा, वो होगा 1। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे केवल 1 में, इससे अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो आप x के बारे में पहले से ही जानते हैं, सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन होता है x²/2। तो लिमिट 0 से कितना हो जाएगा 2 और माइनस यहाँ पे आपको ये लिखना है कि 0 इज लेस देन 1 इज लेस देन 2। 1 जो आपका है 0 और 2 के बीच में होगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 से 1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हम अभी लिखेंगे यहाँ पे कितना होगा इस लिमिट में, और माइनस चूँकि ये लगा हुआ है तो माइनस ही लगा देते हैं। और लिमिट 1 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स। अब मैंने आपको बताया था लोअर लिमिट, यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या होती है, उसकी लोअर लिमिट, क्योंकि कम वैल्यू होती है उसकी, तो हमेशा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1/2 बाहर करेंगे। अपर लिमिट कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 0, माइनस ये चूँकि 0 है और यहाँ पे -1 का x होता है और 1 2 2, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2, और यहाँ पे आएगा -2 -1, तो 2 -1 और 2 में 1 गए कितना होता है 1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आपको किस तरीके से करना है, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज होती है। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तीसरी प्रॉपर्टी। तो अभी हम तीसरी प्रॉपर्टी तक पहुँचे हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी का यूज कहाँ कहाँ होता है वो हमने आपको बताया। तो चलिए यहाँ तक हो गया इसमें। देखिए भाई, तो हम जो है एक तीसरी प्रॉपर्टी का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो जैसे लिमिट 0 से आपका कितना है पाई है, ठीक है, और हमने लिया कि मॉड ऑफ कितना cos x dx। तो आप ये जानते हैं कि जो मॉड ऑफ cos x है इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो है ग्राफ कॉस का आप जानते हैं,
कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, सॉरी कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये यहाँ से ऐसा जाता है और कॉस π/2 पे 0 होता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे जाता है, ऐसे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 3π/2, तो यहाँ पे आपका कॉस पाई नेगेटिव होता है, ये यहाँ पर पाई आएगा, ठीक है, और ये आपका 0 है, तो 0 से कहाँ तक जाएगा, पाई तक, तो बीच में क्या पड़ेगा π/2, तो ये बीच में जो वैल्यू आती है ये π/2 आती है, तो ये हमारी अकॉर्डिंग टू 3 प्रॉपर्टी स्प्लिट होगी 0 से π/2, और π/2 हमारा जो है 0 और पाई के बीच में ही पड़ता है, तो प्रॉपर्टी 3 को वेरीफाई करेगा। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी 3, बाई प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी 3 में हम लिखते हैं लिमिट 0 से पाई मॉड ऑफ cos x dx दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 और प्लस इंटीग्रेशन π/2 से पाई। अब ज़रा बताइए कि जो मॉड ऑफ cos x की वैल्यू है वो 0 से π/2 पर क्या है, देखिए पॉजिटिव है, ये ऊपर है तो पॉजिटिव है और ये नीचे है तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। तो आपको दिख रहा है कि π/2 से पाई पर जो cos की वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है, और 0 से पाई पर वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे इसकी cos x dx ले लेंगे और इसमें माइनस cos x dx ले लेंगे, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x होता है, लिमिट रखेंगे 0 से कितना हो जाएगा π/2, माइनस बाहर निकल आएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा π/2 से पाई। तो अपर लिमिट क्या है 90, तो sin 90 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, sin 0, फिर माइनस, और यहाँ पर जो है आपका अपर लिमिट पाई है, तो sin पाई माइनस sin π/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin 90 कितना है 1, sin 0 0, माइनस sin 90 सॉरी sin पाई की वैल्यू 0 होती है और माइनस कितना हो जाएगा sin 90 1। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए हो सकता दिख ना रहा हो, इधर देखते हैं 1 और 0 तो खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1, दिस इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये 0 से पाई मॉड ऑफ cos x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे स्प्लिट होती है। डायरेक्ट आप निकाल देंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि cos का साइन होता है और साइन में 0, sin 0 0, sin पाई 0, तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा रिजल्ट 0, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो पहले आप ग्राफ में देखेंगे कि किसके किसके बीच में कौन सा पॉइंट आता है, उसी पॉइंट पे स्प्लिट करेंगे, प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसको आगे देखते हैं। अब आगे हो गया, तो फिर ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताएंगे कि प्रॉपर्टी 4, 5, 6 क्या होती हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं, एप्लीकेशन उसके कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं।